के लगभग 12 बज चले हैं। तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर बताएंगे। ब्रेकिंग न्यूज टॉप स्टोरी। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और आज जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। और बैठक के आखिरी दिन जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने क्या कुछ खास कहा है, हम आपको बताते हैं। उन्होंने बिना मोदी का नाम लिए निशाना साधा है। शरद यादव ने कहा कि उनका किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि विचार से संबंध है। शरद ने यह भी कहा कि न तो उन्होंने न ही नीतीश ने किसी का नाम लिया। आप देख सकते हैं जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने क्या कुछ कहा है। शरद यादव का कहना है कि बीजेपी के साथ चलाना चाहते हैं हम गठबंधन। शरद ने यह भी कहा कि न तो उन्होंने और न ही नीतीश ने किसी का नाम लिया। अटल आडवाणी के साथ को याद करते हुए शरद यादव ने कहा कि कई बार कई मसलों पर बीजेपी के साथ मतभेद भी रहा। 17 साल के पुराने गठबंधन को याद करते हुए शरद यादव ने कहा कि समान सिविल कोड, धारा 370 जैसे मुद्दों को छोड़ने के बाद भी दोनों दलों में सहमति बनी। यानी शरद यादव ने यह साफ कहा है कि हम पार्टी का विस्तार नहीं कर पाए, झारखंड में पार्टी को मजबूत नहीं कर सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नीतीश ने बिहार में विकास किया है, यानी बिहार के विकास का गुणगान दिल्ली में भी किया गया। और ये भी कहा उन्होंने कि अन्याय पर चुप नहीं रह सकते। नीतीश और मेरा साथ विचारों पर आधारित है। एनडीए के घटक दलों में विचार अलग अलग हैं। 17 साल से बीजेपी के साथ में हैं और बीजेपी के साथ को लेकर के उन्होंने ये कहा कि कई बार कुछ वैचारिक तौर पर मतभेद जरूर रहे हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इशारों में बहुत कुछ कह गए। धारा 370 को लेकर के समान नागरिक संहिता पर बीजेपी से मतभेद हैं, ये भी कहा शरद यादव ने। इंडिया न्यूज संवाददाता मिथिलेश मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मिथिलेश, शरद यादव जितनी देर भी बोले, उनके इस भाषण में क्या कुछ संदेश और क्या कुछ संकेत छिपा हुआ मिला राजनीतिक तौर पर? राशिद, कल तक जिस तरीके से तल्खी नजर आ रही थी जेडीयू में, आज कम से कम नेशनल काउंसिल की मीटिंग में निर्वाचित होने के बाद ही शरद यादव नरमी के अंदाज में बोलते रहे। हालांकि ज्यादातर वक्त वो सफाई देते हैं, कहा कि कॉमन सिविल कोड हो या राम मंदिर हो या धारा 370 हो, इस मसले पर हमारा विरोध है। और इन तीनों इश्यूज को अलग रखने के बाद ही नेशनल एजेंडा बना था और इसके बाद ही सरकार में शामिल हुई थी जेडीयू, तब गठबंधन की शुरुआत हुई थी। जाहिर तौर पर जो सवाल खड़े हुए हैं उस पर अपनी सफाई देते हुए नजर आए। कल तक अंदाज धमकी भरा था, एक तरीके से कहें तो आप जेडीयू के नेता बार बार अटैक कर रहे थे, लेकिन आज मंच से शरद यादव ने नसीहत भी दी अपनी पार्टी के नेताओं को, कहा कि वे बयानबाजी से बचें। जिन नेताओं ने अपनी तरफ से मोदी का नाम लेकर और बयानबाजी की थी, उनका नाम लेकर अपनी तरफ से कहा कि उन्हें बयानबाजी ऐसे बचने की जरूरत है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। खासकर साबिर अली और केसी त्यागी ने टाइम दिया था, वक्त दिया था एनडीए को, कहा था कि बीजेपी को अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार 6 से 8 महीने के अंदर घोषित कर देना चाहिए। आज जेडीयू के सुर बदले हुए नजर आए। कल शायद मुलाकात हुई है अरुण जेटली से और बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह से, उसके बाद जेडीयू के सुर अब बदल गए हैं। अब सफाई के अंदाज में और गठबंधन धर्म की दुहाई देते हुए जेडीयू अध्यक्ष ने कहा है कि गठबंधन चलाना चाहते हैं। हालांकि अपने वैचारिक दूरियों को दिखाया है, कहा है कि वैचारिक मतभेद हैं उनके, और शिवसेना हो, अकाली दल हो या बीजेपी हो, दोनों से अलग राय रखती है जेडीयू, तब भी गठबंधन जारी रहेगा। राशिद, शरद यादव कहते हैं कि गठबंधन चलाना चाहते हैं। जो उनकी पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, मिथिलेश मुझे ये समझाइए, उसमें वो मजबूरी में गठबंधन चलाना चाहते हैं, महत्वाकांक्षा में गठबंधन चलाना चाहते हैं, या मौके की नजाकत को समझते हुए गठबंधन चलाना चाहते हैं? जाहिर राशिद, मौके की नजाकत है। शरद यादव समझते हैं, जेडीयू समझती है कि बिहार में बीजेपी के बिना सरकार चलाना संभव नहीं है। कल तक जो हेकड़ी नजर आ रही थी जेडीयू के बीच, जेडीयू के नेताओं के बीच में, आज वो ढीली पड़ती हुई नजर आ रही है। कल तक जो धमकी भरा अंदाज था जेडीयू का, आज वो नरमी के रूप में बदल चुका है। आज गठबंधन धर्म की दुहाई देते हुए नजर आते हैं शरद यादव। अपनी तरफ से कहते हैं कि गठबंधन चलाना चाहते हैं। 17 साल के संबंधों की दुहाई देते हुए कहा कि किस तरीके से गठबंधन हुआ। उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस का हवाला दिया कि 96 में जब एनडीए की सरकार पहली बार बनी थी, उस वक्त जेडीयू शामिल नहीं हुई थी सरकार में। उन्होंने इशू
पॉइंट गिनाए, राम मंदिर, कॉमन सिविल कोड और 370। जब इन चीजों को एड्रेस कर लिया गया, इसके बाद ही जेडीयू सरकार में शामिल हुई। जाहिर तौर पर बिहार में जो ध्रुवीकरण बढ़ता चला जा रहा है, खासकर मोदी के बाद जो अंदेशा जताया जा रहा है कि ध्रुवीकरण बढ़ेगा, उसको एड्रेस किया है, उसको नजर में रखते हुए अपना स्टैंड लिया है नीतीश कुमार कहें या शरद यादव कहें आप, और नजर बिहार की गद्दी को बचाने की है। और साथ ही साथ उनको मालूम है कि बीजेपी मजबूरी है। ऐसे में वक्त की नजाकत को देखते हुए कल तक जो हेकड़ी थी अब वो ढीली पड़ती हुई नजर आ रही है। जेडीयू गठबंधन धर्म की दुहाई देते हुए बीजेपी के साथ आगे बढ़ने को अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। शरद, दूसरा मुझे ये भी बताइएगा मिथिलेश, आपने ये बताया कि साबिर अली को भी ये कहा गया है, ये ताकीद की गई है कि सोच समझ करके बयान दें। पार्टी में मोदी विरोधियों को ये कहा गया है कि सोच समझ करके बयान दें। ठीक है, इस तरह की नसीहत दी गई। आपने कहा हेकड़ी भी अब निकल गई है। आपने कहा कि उस तरह की एरोगेंस जो आपसे 24 घंटे पहले नजर आ रही थी, वो एरोगेंस भी नजर नहीं आ रही है। मुझे ये बताइए, ठीक है, चंद नेताओं को साध लिया जाएगा, पार्टी के अंदर चंद जो फैक्शन है उस फैक्शन को साध लिया जाएगा, लेकिन जो बिहार की 16.5% की आबादी है, एक बड़ा वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, उसका पॉलिटिकल मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, इस बारे में जेडीयू अध्यक्ष ने किसी तरह का कोई इंडिकेशन दिया है क्या? राशिद, जेडीयू का पूरा प्रलाप इसी बात पर आधारित है। दरअसल आप बिहार पर नजर डालें, वहां के अंगणित पर नजर डालें अगर आप, तो जेडीयू और आरजेडी के बीच 2.5 से 3% का अंतर है। अब भी आरजेडी लालू प्रसाद यादव बहुत पीछे नहीं है और सबसे बड़ी चिंता जेडीयू की यही है और इसी के मद्देनजर सारी कवायद हो रही है। दरअसल क्या एक चिंता ये भी है मिथिलेश, क्या एक चिंता ये भी है, क्योंकि तमाम जो सेफोलॉजिस्ट होते हैं, जो चुनावी अंक गणित को समझते हैं, जो वोट के अंक गणित को समझते हैं, उनका मानना यह है कि जो बीजेपी की वोट ट्रांसफरेबिलिटी है वो जेडीयू को मिलती है। माफ कीजिएगा, जो बीजेपी की वोट ट्रांसफरेबिलिटी है वो जेडीयू की मिलती है, लेकिन जो जेडीयू की वोट ट्रांसफरेबिलिटी उसका फायदा जो है बीजेपी को नहीं होता। क्या इस सच्चाई को भी ध्यान में रखे हुए हैं शरद यादव? ये बिल्कुल तमाम मसलों को देखते हुए ही शरद यादव ने अपनी राय रखी है। स्ट्राइक रेट बीजेपी का बहुत ज्यादा है बिहार में, हालांकि जेडीयू भी काफी मजबूत है और दोनों मिलाकर ही गठबंधन चला रहे हैं। अगर आप स्ट्राइक रेट पर देखें तो 101 के 102 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, 95 से ज्यादा उनको सफलता मिली है। ऐसे में जेडीयू को और बीजेपी दोनों को साथ मिलकर चलना होगा, ऐसी बात लगता है समझ में आ गई है जेडीयू के शीर्ष नेताओं को। कल की मुलाकात के बाद साथ मिलकर के चलना तो होगा, ये ठीक है मिथिलेश, लेकिन साथ मिलकर के कब तक चलना होगा ये लाख टके का सवाल है, $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्योंकि अप्रैल मई में अगर निर्धारित समय पर ही लोकसभा चुनाव होते हैं तो अप्रैल मई में चुनाव होंगे 2014 में। अब मुझे ये बताइए, मोदी के नाम पर जो तथाकथित घमासान मचा हुआ था, इनडायरेक्टली जिस तरीके की बयानबाजी भी हो रही थी, क्या अब शरद यादव के इस संबोधन के बाद ये माना जाए कि उसको लेकर के कम से कम एक सीज फायर हो गया है चंद दिनों के लिए? राशिद, मोदी का विरोध जेडीयू करती रहेगी, वो प्रतीकात्मक है। भारतीय राजनीति में प्रतीकात्मक विरोध अपनी जगह मायने रखते हैं और इससे वोट भी मिलते हैं। ऐसे में वो विरोध तो जारी रहेगा और इन्हीं अंतर विरोधों के बावजूद जेडीयू, जो अब तक शरद यादव की स्पीच रही है, जिस तरीके से गठबंधन धर्म की दुहाई दी है, 17 सालों के रिश्ते की दुहाई दी है, सफाई दी है अपनी 370 पे, कॉमन सिविल कोड पे और राम मंदिर के आंदोलन पे, इसके बाद लगता है कि मोदी के विरोध के बावजूद दोनों साथ बने रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम अपडेट के लिए। कुल मिला जुला करके शरद यादव जो हैं, चूंकि अपने संबोधन में अगर आपने ध्यान से सुना होगा, शरद यादव ने अपने संबोधन में राम मनोहर लोहिया का भी नाम लिया। शरद यादव ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर बिहार में एक सफल राजनीति करनी है तो उसमें बीजेपी का साथ लेकर के चलना बेहद जरूरी है। वक्त की ये नजाकत कह रही है। शरद यादव के संबोधन में बहुत कुछ ये नजर आया। सुपर 60 में हम आगे बढ़ेंगे, तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला करेंगे शुरू।